ए-
गुड आफ्टरनून, बैठिए। आफ्टरनून, बैठिए। हेलो। अच्छा, अपना डिस्कशन एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, 60 क्वेश्चन। तो क्या कहना है आप लोगों का, कैसे क्वेश्चन? इजी? जल्दी जल्दी हो गए? कितनी देर लगी? 3 घंटा? अच्छा, तो अब शुरू करते हैं। पहले 10 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन? पहला ही, पहला क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द लाइट वेव गिवन बाय दिस। मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ये है। तो इस तरह से ये इक्वेशन दे रखी है। इसके अंदर दो तरह की ओमेगा है, एक ये वाली और एक ये वाली, है ना? तो दो तरह की ओमेगा अपन को दे रखी है इसके अंदर। तो यहां से जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो उठा लेंगे, इसको 2 पाई एफ के बराबर लिखेंगे। 2 पाई इंटू 10 की पावर 7 इंटू सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो एफ हो गया C इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ये वाली लाइट गिरेगी तो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन होगा, तो उससे वर्क फंक्शन आ जाएगा। किसका? ओमेगा का यूनिट मैच नहीं हो रहा, कैसे? तो अंदर यूनिट लेस होगा ना, अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, साइन के अंदर तो यूनिट होता नहीं किसी का भी। हाँ, जो भी कुछ होगा इससे हमें क्या मतलब? हमें उससे कोई काम काम है क्या? अब ये थोड़ा सा ऐसा आ रहा है कि हाँ, ये साइन के अंदर है कि बाहर है ना, ऐसे ब्रैकेट में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा है। होना तो अंदर ही चाहिए, है ना? लोगों ने किया ना, सी की वैल्यू रख के आ रहा है इसे। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न हो गया। हाँ, दूसरा भी नहीं हुआ, पहली दो में आउट हो गए। अब इसके अंदर हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने चैप्टर पढ़ा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें रिजॉल्विंग पावर के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें आया था एक टेलीस्कोप की और एक माइक्रोस्कोप की। तो उसमें यह आया था कि जितना छोटा लेमडा होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, है ना? तो रिजॉल्विंग पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया। तो रिजॉल्विंग पावर जो है जितना लेमडा छोटा होगा उतनी ज्यादा होगी। अब लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ से आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, ठीक है?
तो resolution that can be achieved in order of the wavelength of electron used to resolve a width of this 7.5 into 10 to the power minus 12. The electrons kinetic energy should be equal to this, है ना? तो अपन ये जो कहते हैं कि कितना रिजॉल्व किया, तो रिजॉल्व करने का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जितने डिस्टेंस को आप रिजॉल्व कर सकते हो, तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला 1/d मिनिमम था ना. जिस डिस्टेंस तक आप अलग करके दिखा सकते हो, तो मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में. तो अब अपन को लेमडा भी उसी ऑर्डर का चाहिए एक तरह से, है ना? तो इसके लिए कैलकुलेट करो, लेमडा की वैल्यू यही मान लो आप, जितने, हाँ हाँ, इसी को लेमडा मान के रिजॉल्विंग पावर भी 1 लेमडा हो गया, डी मिनिमम आ गया, तो डी मिनिमम प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो गया ना, तो इसके बराबर ही मान लो. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर, पहले 10 तक कोई क्वेश्चन नहीं है, 7th क्वेश्चन रह गया. 7th क्वेश्चन में लिखा है कि इन फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.6 passes through mercury vapor and emerges with velocity if energy of this. तो minimum wavelength of photon emitted by the mercury atoms is, मर्करी एटम्स के द्वारा मिनिमम, तो सबसे ज्यादा एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ माने सबसे ज्यादा एनर्जी, तो 5.6 में से तो ये चला ही गया, तो कितना इसमें एब्जॉर्ब हुआ? देखो यहाँ पे टक्कर कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन टक्कर खा रहा है. तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत तरह की एनर्जी दे सकता है कोलिजन में, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उसके पास एनर्जी कितनी? 5.6 माइनस 0.7, तो 4.9. तो 4.9 उसके एनर्जी का डिफरेंस होगा जिसमें वो जंप मार के गया होगा. अगर वो पूरा का पूरा वापस जंप मार के आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, सबसे छोटी लेमडा होगी, तो एनर्जी रिलीज 4.9 हो गया फोटोन की, उससे लेमडा आ रहा होगा, आ जाएगा ना? ठीक है, तो 11 से लेकर के 20 तक 19. 19th क्वेश्चन देखते हैं. इसका आंसर सब लोग डी कह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं. नहीं नहीं, एक बार सॉल्व करते हैं, देख लेता हूं कि कौन सा सवाल है. मैग्नेटिक फील्ड दिया है ना? अरे आप लोग कर लोगे, ये तो आसान है, मान लेते हैं. ठीक है, आपका आंसर ठीक है. अब आप बताइए, 20 तक अब कोई समस्या नहीं है, 15 में रह गई प्रॉब्लम है. 15 नंबर, 15वां प्रश्न देखिए. A beam of electromagnetic radiation of intensity this much is of wavelength this falls normally on a metal of surface of area this. If one in itna photon ejects electron, total number of electrons ejected in 1 second is, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड पूछा ना, एक सेकंड में कितना जा रहा. तो अपन को ये पता है कि एक सेकंड में कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ, तो अपने पास है 6.4 इंटू 10 की पावर -5 जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी इसका हिसाब लगाएंगे, यूनिट देखेंगे. एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो इंटेंसिटी हो गई, एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो ये आ गया 6.4 इंटू 10 की पावर -5
जूल पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में कितना एनर्जी गिरा, तो IAT, टाइम की वैल्यू एक सेकेंड, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻5 जूल, इतनी एनर्जी इंसिडेंट हुआ। एक फोटोन का एनर्जी कितना है, hc/λ, तो नंबर ऑफ फोटोन 6.4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय hc/λ। ठीक है, इतने फोटोन गिरे इसके ऊपर। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने में से कितने जा रहे हैं, तो 10⁻3, 1 इन 10⁻3, तो 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय hc/λ इंटू 10⁻3, इतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। यही पूछ रहे, ये 10 की पावर में कितना आ रहा है, ये हमको बताना है। तो ये आएगा 6.4 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय hc का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है, hc का 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक जीरो और लगाएं क्या, ये लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये वाला वैल्यू रहता है। लेमडा की वैल्यू है हमारे पास 300 इंटू 3100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम काट देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हटा लेते हैं। 6.4 इंटू 10⁻⁻8 3100 डिवाइडेड बाय 12400 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 से कट करके 4 आ गया। 31 इंटू 4 करेंगे तो ये नीचे कट जाएगा, सारा 10 की पावर में आएगा। सही कह रहे हो, ठीक है। वर्क फंक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, ये चेक करो कि 3100 एनर्जी इतनी तो है भी कि नहीं कि कुछ निकल पाएगा, ये चेकिंग के लिए काम आएगा। hc/λ की वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होनी चाहिए, अगर है तो फिर आगे प्रोसीड करो। जैसे एग्जाम में धोखा देना है, जैसे 10 की पावर एक भी पार्टिकल नहीं आएगा तो फिर 10 की पावर क्या लिखेंगे बताओ, एक भी पार्टिकल बाहर नहीं आएगा तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी। फिर उसमें कैसे मार्क करेंगे, माइनस, ऐसे नहीं पूछते। ठीक है, तो 20 तक कोई दिक्कत नहीं। अब 17 में अब दिक्कत ढूंढ लिए। 17वां सवाल, एक इलेक्ट्रॉन इनिशियल वेलोसिटी से जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ, टी टाइम पे उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, तो V बराबर U प्लस AT, ये फॉर्मूला होता है। तो वेक्टर V, U तो हो गया V0 I के V0 J के, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, तो फोर एक्सेलरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है ना, तो -E इंटू -E0 K डिवाइडेड बाय M इंटू T, फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो यहां से हमारे पास आ गया वेक्टर V
वी नॉट आई के वी नॉट जे के प्लस ई नॉट बाई एम इंटू टी के। तो इस प्रकार हमें बाद की वेलोसिटी प्राप्त हो गई। फिर इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो स्क्वायर करेंगे ना, तो ये वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट टी बाय एम का स्क्वायर, ये हो गया ना। तो इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, हाफ एम, इससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन अंडर रूट टू एम के, काइनेटिक एनर्जी के लिए उठा के रख देंगे, कर लेंगे ऐसा। एक बार पहले वाले भी लिखेंगे, बाद वाले भी लिखेंगे ना। लेमडा नॉट की वैल्यू भी लिख लेंगे ऐसे, लेमडा नॉट एच अपॉन अंडर रूट टू एम के इनिशियल। फिर इनको सॉल्व करेंगे थोड़ा, लेमडा नॉट की टर्म्स में निकाल के लाएंगे। ठीक है, अब 20 तक कोई समस्या नहीं रही। अब 21 से लेके 30 तक, 23, 23 पहले आता ना। ठीक, 23 का आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि आ रहा है। आंसर एग्जैक्टली 2 आता ही कह रहे हैं, गड़बड़ हो गया इससे, तो कह रहे हैं कि बता ही दिया जाए। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 ही होगा और मास 4m होगा। सब कुछ क्या है, फिर भी नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि करना वही है, तुम कुछ इधर उधर कर रहे हो, फिर चेक करना। वही लिखा हुआ है क्या? चलो फिर हम लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन एक्सेलरेट कराए जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इससे, तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ यही है। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एच अपॉन अंडर रूट 2m के, और के की जगह उठा के रख देंगे अंडर रूट 2m क्यू इंटू डेल्टा वी, ये है ना। अब इसमें एक बार अल्फा पार्टिकल, तो अंडर रूट ऑफ 4m इंटू 2e इंटू डेल्टा वी। एक बार प्रोटॉन, एक बार प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन का ले लेता है एच अपॉन अंडर रूट 2m ई इंटू डेल्टा वी। अब इनको डिवाइड कर लूं, तो लेमडा ऑफ एल्फा अपॉन लेमडा ऑफ प्रोटॉन, तो यहां से एच से एच कट गया, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे √8 आ गया नीचे, 2 और 4, तो 1/√8। अब अपन को किसका वैल्यू चाहिए, डिवाइड प्रोटॉन अपॉन उल्टा चाहिए है ना, तो प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल 2√2 हो गया, 2 × 1.414, तो ये कितना हो गया 2.828। तुम क्या कह रहे हो, अभी भी नहीं आ रहा है?
अभी भी काट नहीं पा रहे हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन, 25। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, assertion reason. An electron microscope can achieve better resolving power than optical microscope. ये तो सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन को लाख गुना कर देता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप से। तो पहला स्टेटमेंट तो सच्ची बात है जो कह रहे हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन इज मच लेस देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ज्यादा रिजोल्व करना चाहते तो वेवलेंथ छोटी चाहते हैं, तो छोटी होगी तभी ऐसा हो रहा होगा। तो वो उसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए लेमडा छोटा होना चाहिए। तो ये फैक्ट है, इसी को ये समझा भी रहा। ठीक है। अब ये आप पढ़ना कि एनसीईआरटी में कहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम ले रखा है क्या, है ना, उसमें कुछ जानकारी दे रखा है क्या, कौन से चैप्टर में दिया होगा? या तो वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले में भी हो सकता है, ढूंढना। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो सब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये बार बार ही पूछ रहे हैं, सारे सवाल डी ब्रोगली वेवलेंथ के आसपास ही भटक रहे हैं, है ना। ये एक चैप्टर है एक तरह से, डी ब्रोगली वेवलेंथ एक चैप्टर है एग्जाम के हिसाब से, कि इस चैप्टर का एक सवाल तो पूछेंगे ही। हम सोच रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स एक चैप्टर है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एक चैप्टर है, और उसका एक सवाल पूछ लेते हैं वो। तो बताइए, और आगे बढ़ते हैं हम। अब 30 तक कोई समस्या नहीं, 31 से 40 में 35 नंबर में, 35 नंबर। एक न्यूक्लियस एमिट करता है गामा फोटोन, तो एनर्जी का नुकसान कितना हुआ? ये तो आपके सेंटर ऑफ मास चैप्टर का सवाल है, आपने पढ़ा होगा। गामा फोटोन रिलीज होता है तो एक मोमेंटम आता है, तो एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम वी। तो जो इसके पास एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच सी बाय लेमडा, ये सारी एनर्जी एनर्जी रिलीज हो गई ना टोटल, ये अंदर से कम हो गई, बाहर आ गई। इस एटम की काइनेटिक एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी सब कहाँ से आई है? भीतर से बाहर आई है। तो इसको रख देना यार। ठीक है। अब आप इसे किसकी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर लो भाई। आंसर में क्या वी नहीं है ना, वी हटाना है, वी हटा लो। वी हटा के इसको रख दो, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है। तो इस तरह से 35वां प्रश्न हो गया। और 40 तक कोई दिक्कत? 40 नंबर, 40 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40वें क्वेश्चन में दे रखा है कि के अल्फा एक्स रे of molybdenum has wavelength of this. The energy of molybdenum atom with a k electron knocked out.
ऐसा कह रहे हैं कि इसको बाहर भेजने में जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू दे रखी है 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और के अल्फा कोई यहां से कूद करके यहां जाता है तो उससे जो फोटोन रिलीज होता है उसकी एनर्जी यहां से लेमडा दे रखा है, उससे मिल जाएगी। एनर्जी ऑफ के अल्फा एच सी बाई लेमडा, तो यहां वाले की एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ की दे रखी है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एनर्जी ऑफ दिस एटम व्हेन एल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट विल बी, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो एल के बाहर जाने की आ जाएगी, ठीक है ना। के से इंफिनिटी पर भेजने की एनर्जी दे रखी है, एल से के तक जाने का वेवलेंथ दे रखा है, तो एनर्जी आ गई। तो फिर एल से इंफिनिटी तक भेजने की एनर्जी मिल जाएगी, घटा देंगे, हो गया सवाल। तो इस तरह से 40वां क्वेश्चन हो गया। 41 से लेके 50 तक। क्वेश्चन नंबर 43, free electron of 2.6 energy collides with H plus ion। H plus ion बोले तो इकलौता फ्री इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के साथ टकराया है, H प्लस तो क्या होगा, प्रोटॉन हो गया। द रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड अ फोटोन इज रिलीज, तो हम ये जानते हैं कि जो हाइड्रोजन की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी होती है -13.6 -3.4, यानी हाइड्रोजन एटम में अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो इसकी एनर्जी है -3.4, टोटल एनर्जी ये है। और जब वो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है इन्फिनिटी वाले पर है, इनफाइनाइट वाली स्टेट, तो यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 2.6। अगर ये रेस्ट पे होता है यहां पर तो इसकी एनर्जी 0 होती, तो टोटल एनर्जी इनिशियल 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। पहले की टोटल एनर्जी 2.6, बाद की टोटल एनर्जी -3.4। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां आ गया, फर्स्ट वाले में है, यहां से यहां है। इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा करने में क्या हुआ, क्या क्या होगा, कौन सा नंबर का सवाल था, 42 नंबर। ये कह रहे हैं कि फोटोन रिलीज हो गया था, तो ये जो डिफरेंस है कितना, 3.4, तो कितने का फोटोन रिलीज होगा, दोनों को जोड़ दिया, 3.4 + 2.6 कितना होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका एनर्जी पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, H×F। आ रहा है क्या, ठीक है फिर। अब 50 तक कोई समस्या, 49, 49 √d1 and √d2 are the impact parameter to this capturing angle 60° and 90°। तो फिर ये कह रहे हैं कि D1 D2 में रिश्ता क्या है,
तो अपन ने क्लास में निकाल रखा है इम्पैक्ट पैरामीटर और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई इंटू टू ई डिवाइडेड बाय डी टेन थीटा बाई टू। ये वाला डिस्टेंस होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इतना एंगल, इतना इम्पैक्ट पैरामीटर। डी हमने इम्पैक्ट पैरामीटर बताया था, जेड ई चार्ज यहां से यूं घूमता हुआ गया था, तो ये अपन ने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकाला था थीटा। और ये यहां से इस सेंट्रल लाइन से कितना दूर है, इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर और टेन थीटा में रिश्ता क्या है, मिल गया। तो बाकी सब लेके जाएंगे तो कांस्टेंट हो गया, अगर एक ही स्पीड से भेज रहे हैं, है ना। आगे हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए और। अब क्वेश्चन नंबर 54 का सी ऑप्शन। 54 में चलते हैं, सी ऑप्शन पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द ऑब्जर्वेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सी स्टेटमेंट पढ़ने के लिए कहा गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द पावर ऑफ एलईडी सोर्स ऑफ लाइट। तो हम ये जानते हैं कि पावर कम करने से नंबर ऑफ फोटोन कम होते जाएंगे, पर एलईडी की तो लाइट का रंग तो वही रहता है। अगर लाल कलर की एलईडी है तो लाल ही लाइट मिलेगी, पर एलईडी में ऐसा नहीं होता ना। एलईडी तो फिक्स कलर की होती है ना। तो पावर चेंज होगा तो फोटोन की संख्या चेंज होगी, ठीक है। तो अब कोई समस्या नहीं रही, सारी समस्याएं दूर हो गई, ए शीट पूरी हो गई। अब क्या करोगे, हाई लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है, हाई लेवल कर लेना। तो अपनी क्लास में अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही थी, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का हिसाब चल रहा था। आप लोगों से बोला गया था कि आप लोग एनसीईआरटी से देखकर छाप लेंगे, छाप लिया, मिल गया कुछ? ऐसे कितना जंप खा रहा था, जंपिंग पॉइंट्स मिल गया, कहाँ कहाँ आ रहा था, मिल गया क्या? आप लोगों ने एनसीईआरटी से देख करके उसको बना ही लिया, ठीक है। सब लोगों ने बना लिया ना। होमवर्क कर रहे थे, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अच्छा, पढ़ाई नहीं करते, होमवर्क करते हैं। तो अब क्या करें, फिर टाइम चाहते हो, फिर पढ़ लेना, फिर नोट कर लेना, ठीक है। हम तो इससे आगे बढ़ते हैं, वो ग्राफ बना लेना। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूले के बारे में भी कहा था, एचसीवी में दे रखा है एक फॉर्मूला, वो नोट कर लेना। जब वो नोट कर लो तो मुझे बता देना, फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है उसका ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक ग्राफ अपन ऐसे बना रहे हैं, रैंडम ग्राफ। मान लेते हैं कि ये A40 है और ये वाली वैल्यू 12
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 100 तक जाता है। ऐसे एक रैंडम ग्राफ लिया अपनी मर्जी से, है ना, मनगढ़ंत ग्राफ मान रहे हैं। तब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ए क्या है इसमें? ए है 10 और 20, तो ये हो गया 30। ये नंबर ऊपर लिख देता, नीचे वाला नंबर अच्छा नहीं है। ये 10, ये 20, तो ये 30। किस तरह के हैं ये तीन? एक दूसरा है एक्स, जिसका नंबर 80, वाई प्लस जेड, तो ये बन जाता है 30 और 50। तो एक दो न्यूक्लियस के मिलने की कहानी जिसको फ्यूजन की प्रोसेस कहते हैं, और एक न्यूक्लियस के टूटने की कहानी जिसको फिशन प्रोसेस कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई ये आपको निकालना है। फाइंड एनर्जी रिलीज इन ईच प्रोसेस। प्रत्येक प्रक्रिया में कितनी एनर्जी रिलीज हुई ये मालूम करना है। आंसर आ गया आप लोगों को? देखो आप कैसे करते हैं।
यहां पर A इज इक्वल टू 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा। तो इसके 4 टुकड़े हो गए, तो 10 के ऊपर आ जाएगा 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 पर आ जाएगा 6, और 30 पर आ जाएगा 9। ऐसे ही 40 से लेके 100 तक 60 का अंतर आ रहा है, और 12 से कम हो रहा है ना, 12 घट गया, तो हर एक 10 में दो दो कम हो गया होगा, है ना। तो फिर 50 के ऊपर 10 होगा, जब A50 होगा तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 60 होगा तो 8 होगा, और 70 होगा तो 4 होगा, 80 होगा तो 2 होगा, और 100 होगा तो 0 होगा। A बराबर 80, A80 होगा तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऐसे ही हाइपोथेटिकल ग्राफ है, 50, 60, 70, 80। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। फिर 90 में 0 आ रहा है ना, 70 में 6 छूट गया ना, यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 होगा, 6, और यहाँ पर 4, फिर 90 पर 2 होगा, ठीक है। ऐसे फिर 0 आ जाएगा। तो अब अपन को पहले वाला रिएक्शन देखना है फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले में एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज होता है बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। बाद की बाइंडिंग एनर्जी में से पहले वाली बाइंडिंग एनर्जी घटाते हैं तो एनर्जी रिलीज मिलता है। तो बाद वाला कौन है? 30। 30 का बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 30 वाले का 9। तो बाद वाला हो गया 9 × 30, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये, तो 9 सदस्य हो गया ना, तो 9 × 30 माइनस अब पहले वाले का, तो ए वाले का कितना है? 10, 10 वाले का 3, तो 3 × 10 माइनस दूसरा है 20, तो 20 वाले का कितना है? 6, तो 20 × 6, तो 6 × 20, तो ये तो आ गया 270 माइनस 30 माइनस 120, 150 घटा दिया, तो कितना बचा? 120। तो 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। ये पहले वाले का जवाब हो गया। तो ये फ्यूजन की प्रोसेस से एनर्जी कैसे रिलीज होती है इसको समझा रहा है। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ बढ़ोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब इसमें देखते हैं 80 वाले में। तो बाइंडिंग एनर्जी फाइनल, एनर्जी रिलीज, तो बाइंडिंग एनर्जी फाइनल आएगा 30 सदस्य हैं, और 30 वाले का कितना है? 9, 9। फिर दूसरा है हमारे पास 50 सदस्य वाला, और 50 वाले का कितना है? 10। ये हो गया फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल 80 वाले का, 4 हो गया, 80 × 4, तो ये हो गया 270 प्लस 500 माइनस 320, कितना आता है?
450, 450 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हो गया भाई। ठीक है, ऐसा होता नहीं, ग्राफ ऐसे जैसा दिखाया ना, इतना नीचे नहीं जाता, ऐसे ही बता दिया है, एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी से संबंधित प्रश्नों को आप हल कर सकते हो, और बाकी तो आप रीडिंग मार के कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी भाई? हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल, जिनके नाम पर यूनिट रख दिया गया, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 बेक्वेरेल। पर लोग इतना मानते नहीं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड से। फिर रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करने वाले रदरफोर्ड थे। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, के कैप्चर, ऐसे करके कुछ प्रोसेस होती है, जिनको हम जानेंगे। रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम decay process of unstable nucleus। रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक रैंडम प्रोसेस है, जैसे किसी के मरने के बारे में किसी को पता नहीं कब मर सकता है, तो मरने की प्रक्रिया एक रैंडम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रेडियो एक्टिविटी भी ऐसी कुछ है, भीतर बहुत सारी डिटेल है जिसको कौन जानता है। तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बाहर वालों को पता नहीं है, वो किसी दिन हो जाता है डिके, है ना। रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस। रेडियो एक्टिविटी को बाहर की परिस्थिति से बदला नहीं जा सकता है। जैसे मान लो कोई न्यूक्लियस डिके होने वाला है, उसको पानी में रख देंगे तो नहीं करे होगा, धूप में रख देंगे, छांव में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, किसी केमिकल में रख देंगे, फर्क नहीं पड़ता। जो मरना है सो मरना है, बाहर की परिस्थिति चेंज करने से भीतर कुछ बदलाव आता नहीं। प्रेशर रख लेंगे, काफी प्रेशराइज करके रखेंगे तो भी टूट जाता है। तो बाहर की परिस्थिति को बदल कर नहीं बदला जा सकता रेडियो एक्टिविटी को, ऐसा हम जानते हैं। तो अब हम इसमें से स्टडी करना चाहेंगे, पहले अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इन डीके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में सवाल करेंगे। तो पहले हम नंबर वाइज बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, पहले एक बात और लिख लेते हैं जो सब में कॉमन है, वो बात पहले लिख लेते हैं। जो एनर्जी रिलीज होगी
वो किस तरफ जाएगी ना, एनर्जी रिलीज्ड इन डीके प्रोसेस कैन बी यूटिलाइज्ड बाय टू वेज। दो ही तरीके हैं जो रिलीज होने वाली एनर्जी है उसको खर्च करने के। फर्स्ट ऑप्शन इज टू जंप पहला हक न्यूक्लियॉन्स का। तो जैसे ही परिवार से कोई छोड़ के जाने लगेगा तो वो कहेगा कि पहले परिवार वाले लोगों को पूछेंगे, छोड़ के जाएंगे तो पहले आपसे बात करेंगे, आपको कुछ एनर्जी चाहिए किसी को तो पहले आपको देंगे, फिर बाद में देखेंगे दूसरों को देने के मामले में। तो परिवार के सदस्य वाले कहेंगे कि भाई मेरे को अमेरिका घूमने जाना है, ठीक है, तो उसका पैसा दे देंगे कि हम जा रहे हैं, तुम अमेरिका घूमने चले जाओ। तो हाइयर एक्साइटेड स्टेट पे खर्चा लगता है। जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, वैसे विद इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियंस के लिए भी एनर्जी लेवल होते हैं और वो भी क्वांटाइज होते हैं। तो विद इन द न्यूक्लियस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज इन स्पेसिफिक वेज। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर हम जानते हैं कि 10.2, 12.09, 12.75 फिक्स होती है ना, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी या तो एनर्जी दो ही मत, या तो E1, या तो E2, या तो E3, ऐसा इनका विश लिस्ट है न्यूक्लियंस के द्वारा कि भाई अमेरिका जाएं तो इसका खर्चा, जापान जाएं तो इसका खर्चा, ऐसे विश लिस्ट है कि यहाँ यहाँ घूमने का टिकट ये है। तो अगर घर के लोगों को कुछ खर्चा देना ही चाहते हो तो अच्छी एक्साइटेड स्टेट में भेजो, पर उसका खर्चा ही है। तो ऐसे ही जब भी कोई डीके प्रोसेस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसका बंटवारा होगा, बंटवारा होगा तो किसी को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियंस को दिया जाएगा। वो कहते हैं कि या तो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, या तो 6 चाहिए, या तो 8 चाहिए, बस यही चाहिए। तो 4, 6, 8 उसको दे देंगे, बाकी ले जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है कि न्यूक्लियंस ना ले, या E1 ले लें या E2 ले लें। E1, E2, E3, E1, E2, E3 आर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है और हैवी न्यूक्लियस में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, जैसे एक्सरे में देखा आपने, वैसे न्यूक्लियस के अंदर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। दिस कंज्यूम्ड एनर्जी will be released after decay in form of gamma photons। ये जो एनर्जी इन्होंने ले ली एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, अमेरिका घूमने जाएंगे तो अमेरिका रहने थोड़ी लग जाएंगे,
जाके आ जाएंगे, 5-6 लाख रुपए लगा के घर आ जाएंगे। तो घूम के आएंगे वापस घर पे, फिर वही साइकिल मोटरसाइकिल चलाएंगे। तो कहने का मतलब कि एक्साइटेड स्टेट पे गए, खर्चा हुआ, वापस घर आ गए। तो ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, ज्यादातर घर में रहते हैं। ठीक है। जैसे न्यूक्लियॉन्स के साथ में भी सेम बात है, पर इसमें क्या होगा कि पहले डिके हो चुका होगा। परिवार का जब बंटवारा होगा तब तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। फिर बंटवारा हो चुका है, फिर जो नया एटम बन गया है उसके अंदर ये वापस जंप करेंगे। जंप करेंगे तो यानी उस डिके होने के बाद ये होगा। तो ये लिखा है कि दिस कंज्यूम्ड एनर्जी विल बी रिलीज्ड आफ्टर डिके इन फॉर्म ऑफ गामा फोटोन्स। इससे हमें ये पता लगा कि लगभग सभी प्रकार के डिके में उस डिके के जस्ट बाद एक गामा डिके होता है। हर डिके के बाद गामा डिके की चांसेस रहती है ना। हो सकता है कि गामा डिके इसके जस्ट बाद हो। तो अल्फा डिके होगा, उसके जस्ट बाद गामा डिके होगा। बीटा डिके होगा, उसके जस्ट बाद गामा डिके होगा। कोई भी डिके होगा उसके जस्ट बाद गामा डिके की संभावना है। अगर ये जीरो वाला केस है तो नहीं होगा। अगर एक्साइटेड स्टेट में कोई गया नहीं तब नहीं होगा। तो पहला तरीका तो ये, दो ही तरीके होते हैं जिसमें से एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका और लिख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन। डीके की प्रक्रिया से जो भी पार्टिकल प्राप्त होंगे वे गतिमान होंगे, ऐसे ठहरे हुए नहीं होंगे। मदर न्यूक्लियस जो है रेस्ट पर है, पर उससे अगर अल्फा पार्टिकल अलग हुआ तो डॉटर और अल्फा पार्टिकल भागते दिखेंगे। वो रेस्ट पे नहीं होंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो रिलीज भीतर से हुई। तो दो ही तरीके हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर एक्साइटेशन में एनर्जी। और कोई तीसरा तरीका नहीं है रिलीज होने का। कोई लोग सोचते हैं कि भाई कोई हीट वीट पैदा होती होगी, धुआं निकलता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हीट वीट भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो यही है ना। हीट वीट कुछ अलग चीज नहीं होती, ऐसा ना सोचना कि कुछ हीट भी रिलीज होती है। ये काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्मेट में आती है। तो इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होती है, सिर्फ दो ही तरीके से होगा ये। ठीक है। तो अब हम इसमें बारी बारी नंबर लगा लेते हैं एक एक प्रोसेस का। तो सबसे पहले लेते हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। यानी कि अल्फा जो है उसको हम कह सकते हैं कि हीलियम जो है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उसके बाद जो बनता है वो अल्फा पार्टिकल है। दो हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अल्फा पार्टिकल बचता है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो हो गया वो +2 ही हो गया। अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ऐसे चार रहते हैं। ये अल्फा पार्टिकल हो गया। अल्फा डीके इज शोन बाय हैवी न्यूक्लियस ओनली। परिवार में सदस्य 83 से ज्यादा हो जाए
83 रोल नंबर किसका भाई? जेड 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 83 करेंगे ना? जेड 82 किसका होता है? लेड होता तो बिस्मत में इक्वल टू लगा दें। तो 82 को क्रॉस करते ही अनस्टेबल अनस्टेबल हो जाता प्रोटॉन। 82 प्रोटॉन तो एक परिवार में रह सकते हैं, 83 वहां आते ही झगड़ा चालू हो जाता। 82 से ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठा रहने में दिक्कत आती है। तो इसके बाद वाले जितने भी होंगे वो अल्फा डीके शो करेंगे, इससे कम वालों में अल्फा डीके नहीं होता है। तो हैवी न्यूक्लियस जो है वही अल्फा डीके में भाग लेते हैं। ठीक है, अगले पेज पे जाना चाहता हूँ, ये तो आपने नोट कर ही लिया, आप लोग जानते ही हैं। अब कोई मदर न्यूक्लियाई हम ले लेते हैं एक्स, जो कि रेस्ट पे, तो इससे अल्फा पार्टिकल अलग हो गया। अलग हो गया तो ये भागता हुआ जाएगा। प्रकृति का नियम है, मोमेंटम तो कंजर्व रहना है। तो उसको पी मिलेगा तो उसको भी पी मिलेगा, दोनों को पी बराबर मिलेगा। तो अंडर रूट ऑफ 2m y k y, अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा k अल्फा, मोमेंटम दोनों का बराबर होगा। तो इससे हमें काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता मिल जाएगा। अंदर अंडर रूट हटा देंगे, k y/k अल्फा इज इक्वल टू m अल्फा/my। अब यहां से k y/k अल्फा+ky, तो m अल्फा+my। तो ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। सिमिलरली k अल्फा/ky+k अल्फा इज इक्वल टू my/m अल्फा+my। इसी मोमेंटम की इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ऐसा लिख रहे हैं। तो यहां से आगे की काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ वाई हो गया a-4/a इंटू टोटल काइनेटिक एनर्जी k/4/a इंटू टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वाई तो हो गया डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा, तो यहां पर एक्स था एक हमारे पास जो कन्वर्ट हुआ वाई में, मिला हमको अल्फा। तो इसका नंबर जेड था, ए था, इसका 2 और 4 था, तो ये Z-2 A-4। अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे +2e चार्ज था, तो इस पे -2e चार्ज होगा। तो अंदर से 2 प्रोटॉन भाग गए, तो बाहर इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उतने ही है, तो इफेक्टिवली -2e चार्ज आ जाएगा, इसलिए नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर हम मास की बात करेंगे तो इसका मास तो mx होगा और इसका मास तो my+2m ही होगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और इसका मास मास ऑफ हीलियम -2m ही होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें डेल्टा एम मास डिफेक्ट निकालेंगे, तो ये आ गया mx पहले का मास, चेंज इन मास कितना है माइनस
My+2Me, m हीलियम -2Me, तो डेल्टा m की वैल्यू आ गई mx -my -m हीलियम। तो जो टोटल एनर्जी रिलीज डेल्टा ई वो डेल्टा mc² के बराबर होगी। तो जो अल्फा डीके से मास हमें प्राप्त होंगे उसमें जो अंतर होगा तो निश्चित तौर पे बाद वालों का मास थोड़ा कम होगा। जितने मास का डिफरेंस होगा उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें से टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो सकती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी या तो डेल्टा ई के बराबर होगी या टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डेल्टा ई -E1 होगी या टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डेल्टा ई -E2 होगी या टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डेल्टा ई -E3 होगी। किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए एक फिक्स ही एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के फिक्स होते हैं, हीलियम के होते हैं, ऐसे अलग अलग न्यूक्लियस के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है। E1, E2, E3 की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हो सकता है कि सारी की सारी एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है उसमें से कुछ एनर्जी एक्साइटेशन में चली गई तो बाकी बची काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दो ही फॉर्मेट की एनर्जी है जो हो सकती है। तो एक्साइटेशन में 0 एनर्जी हो सकती है, E1 हो सकती है, E2 हो सकती है, E3 हो सकती है। तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले के हिसाब से एक बार डेल्टा ई रख देंगे, एक वैल्यू आ जाएगी, एक बार ये रख देंगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, एक बार ये रख देंगे, तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ स्पेसिफिक टाइप की कुछ स्पेसिफिक टाइप की कुछ स्पेसिफिक टाइप की काइनेटिक एनर्जी ही हो सकती है अल्फा पार्टिकल की। अगर हम इस अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम जाएगा। तो इसकी कुछ स्पेसिफिक रेडियस ही हो सकती है, या तो R1 होगी, या तो R2 होगी, या तो R3 होगी। स्पेसिफिक रेडियस से हमें ये पता लग जाता है कि स्पेसिफिक एनर्जी वाला ही अल्फा पार्टिकल प्राप्त होते हैं। अगर एक्साइटेशन की एनर्जी नहीं होती तो सिंगल एनर्जी मिलती हमें, हर बार एक डिके से फिक्स एनर्जी मिलती, पर ऐसा था नहीं। ऐसा हमको मैग्नेटिक फील्ड में जब अल्फा पार्टिकल को भेजा तो कुछ स्पेसिफिक रेडियस मिलती है हमें, जिससे हमको ये पता लग गया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या किया कि प्रैक्टिकल जब किया तो मैग्नेटिक फील्ड से रेडियस निकाल लिया, रेडियस से काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी से टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी से E1, E2, E3 निकाल लिया। फिर पता लगा कि क्या एक्साइटेशन की एनर्जी इस न्यूक्लियस में हो सकती है, जो कि फिर हमने गामा फोटोन से भी प्राप्त किया, जिससे वेरीफाई हो गया कि हाँ इसके बाद तो गामा फोटोन भी प्राप्त हो रहा है, उसकी एनर्जी इसके बराबर आ रही है। तो ऐसे करके थ्योरी बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई जो सोचते थे प्रैक्टिकल के साथ। कुछ समय तक ये भी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अल्फा डीके के बारे में काफी स्टडी जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। ये सब जानकारी, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब फार्मूले रदरफोर्ड की देन है। ये जानकारी हमें बाद में मिली कि स्पेसिफिक रेडियस क्यों होती है, बस वो जानकारी थी बस कि होती है। तो ये सारा आंसर हमको एक बोर के आइडिया से मिला। जब तक बोर ने वो जो विचार नहीं दिया होता ना, तब तक ये सारा ही उलझा पड़ा था। तो एक व्यक्ति के विचार से, हालांकि उनकी थ्योरी तो फेल हो गई, लोगों ने रिजेक्ट कर दी, पर फिर भी के काम तो किया है इन्होंने, वो हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि इसके बाद वाले लोगों ने जो थ्योरी दी ना वो इतनी कठिन दे दी कि ठीक है बोर वाली ठीक लग रही, एक इलेक्ट्रॉन ही समझ लेते हैं बहुत है, तीन चार का क्या करोगे। तो ज्यादा के लोग समझते नहीं कि पहले थोड़े बड़े हो जाओ फिर पढ़ेंगे, बड़े हो गए फिर लोग पढ़ते नहीं। तो
फिलहाल ये है कि ये अल्फा डीके के टोटल हिसाब किताब हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ बताने लायक बात तो रही नहीं, सब हो गई, बात पूरी हो गई, एनर्जी एनर्जी सब बता दिया। तो अल्फा डीके की जानकारी हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार के डीके के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डीके, तो दूसरे प्रकार का डीके होता है बीटा डीके। अल्फा डीके के जैसा एक और होता है बीटा डीके। बीटा डीके भी दो प्रकार का होता है, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और बीटा पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिट्रॉन। तो बीटा नेगेटिव डीके हो गया इलेक्ट्रॉन, और बीटा पॉजिटिव हो गया पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस चार्ज, इसका चार्ज हो गया माइनस ई, इसका चार्ज हो गया प्लस ई, इसका मास हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻, 1.6 कहां से आ गया? 9.1, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका मास भी उतना ही, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो बीटा डीके जो होता है, बीटा पॉजिटिव जो होता है वो रेयरली होता है, ये कॉमनली होता है। अगर कोई सवाल में ये नहीं लिख रहा है कि बीटा डीके कौन सा है, तो वो बीटा नेगेटिव डीके। कुछ नहीं बताएंगे तो बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव रेयरली होता है। तो बीटा डीके जो प्रोसेस थी, उसमें क्या हो रहा था कि एक एक्स था, वो कन्वर्ट हो रहा था वाई में, और हमको मिल रहा था बीटा पार्टिकल। तो इसका नंबर जेड ए, इसका नंबर -1 0, तो यहां पर Z+1 A। तो शुरुआत में ये हिसाब बनाया गया कि चार्ज का हिसाब ये था कि इसका चार्ज 0 था, इसका चार्ज -E था, तो इस पे चार्ज +E आ गया, चार्ज तो बैलेंस हो गया। जिस तरह से अल्फा पार्टिकल के बारे में सोचा गया कि मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएंगे, एक्स बैठा है, इससे वाई बन गया और बीटा पार्टिकल आ गया, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, और इक्वेशन लगाई गई। तो बाद में पता लगा कि गड़बड़ हो रहा है, प्रैक्टिकल करने लगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो गया। जब मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो गया तो कई वैज्ञानिक एकदम सामने आ गया, अरे ये क्या हो गया, प्रकृति का नियम इतना बड़ा अब तक चल रहा था, नहीं ये नहीं फेल हो सकता। सब लोगों ने मीटिंग बुलाई, ऐसे कैसे हो सकता है, इसको सही करो भाई, गड़बड़ हो रहा है। तो एक वैज्ञानिक ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ और होगा एक और। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मेरी तरफ से एक पार्टिकल और जोड़ लो, कि जरूर इसमें एक तीसरा पार्टिकल आता होगा। मीटिंग में फैसला होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन कभी फेल नहीं हो सकता। सब लोगों को दिखाई तो दे नहीं रहा था, पर अंधविश्वास, मोमेंटम कंजर्वेशन पे अंधविश्वास करते थे कि मोमेंटम कंजर्व, जैसे जैसे लोग कहते हैं भगवान तो है ही, ऐसे वो भी अंधविश्वास करते थे कि मोमेंटम तो पक्का होगा कंजर्व, इसको होने के लिए जरूर एक तीसरा पार्टिकल होता होगा। तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि ये क्या बात है, कैसे आया। तो फिर उसी मीटिंग में किसी ने विचार रखा। तो विचार क्या रखा उन्होंने? तो उन्होंने पहले पूछा कि बताओ, ये आप बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो रहता नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां से आया होगा। तो फिर इसके लिए विचार रखा कि मैं बताता हूं कैसे है। तो उन्होंने ये बताया कि एक प्रोटॉन होगा,
है ना। एक न्यूट्रॉन होगा जो कि टूट गया होगा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन के लिए नंबर दिया गया 0 1 1 1 -1 0। तो छोटे पार्टिकल के लिए स्पिन का मामला चलता था, तो विचारों में यह है कि इसका प्लस माइनस हाफ स्पिन होता है, इसका प्लस माइनस हाफ स्पिन होता है, इसका प्लस माइनस हाफ स्पिन होता है। तो जो स्पिन पे भरोसा करते थे उन तीनों पार्टिकल्स के बीच में स्पिन का भी एक कंसिडरेशन आ गया था कि स्पिन कंजर्वेशन होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इसका स्पिन हाफ है, अगर ये दोनों आएंगे तो प्लस हाफ तो 1 हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ तो 0 हो गया, तो हाफ तो रहे नहीं, तो जरूर तीसरा होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा स्पिन का नियम ये कहता है कि एक और कोई होगा जिसका स्पिन प्लस माइनस हाफ होगा। तो जो लोग स्पिन पे अंधविश्वास करते थे, ऐसे नए नए लोग थे, कुछ ही लोग थे, स्पिन स्पिन तो समझ में नहीं आता लोगों के, तो कुछ ज्यादा ही जाने लोग थे, नहीं स्पिन तो प्रकृति का नियम है, इसको भी बैलेंस होना पड़ेगा। तो फिर दो लोग मोमेंटम कंजर्वेशन के समर्थक, स्पिन के समर्थक, दोनों ने राजी कर ली कि हम दोनों कहते हैं कि ये पार्टिकल होगा, एक तीसरा पार्टिकल होगा। फिर लोगों ने कहा जरा ढूंढो तो सही है भी कि नहीं। फिर लोगों ने प्रैक्टिकल किया, ढूंढा, नहीं मिला, कि नहीं है ढूंढ 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 नहीं पा रहे हैं, वो छोटा होगा, पकड़ में नहीं आ रहा होगा कि चार्ज कैसा होगा उसका, कि चार्ज तो न्यूट्रल होगा, चार्ज तो कंजर्व हो चुका है इसलिए न्यूट्रल होगा, इसीलिए पकड़ नहीं पा रहे, न्यूट्रल है ना, छोटा भी है, मिल नहीं रहा है। ऐसे करते करते समय बीतता गया, नाम भी रख, इसका नाम पहले न्यूट्रॉन रख दिया था पहले इसी का, फिर बाद में कहा कि न्यूट्रॉन नहीं रखेंगे, न्यूट्रिनो, फिर ये जो एरो लगा है इसलिए एंटी न्यूट्रिनो, मतलब ये तो हो गया न्यूट्रिनो, इसका भाई एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भाई भाई है। तो इस तीसरे पार्टिकल का नाम रखा गया एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का बहुत दिनों तक इंतजार किया गया और फिर 1954 में जापान के वैज्ञानिकों ने पकड़ के बताया कि मिल गया, ये है, जिसको कंफर्म होते होते 40 साल और लग गए। तो लंबी कहानी है इसकी, अंधविश्वास की, और आखिरी में फिर भगवान प्रकट हो गए कि हाँ आ गया, सही हो गया, सेटल हो गया। अच्छा एक और चीज थी, ये जो बीटा पार्टिकल था इसकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी आ रहा था, वो भी सपोर्ट करता था। ये जो अपन ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की आती है वो तो स्पेसिफिक आती है, जब बीटा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से भेजा गया, बीटा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से भेजा गया, तो इनकी हर तरह की वैल्यू आ रही थी, हर तरह की वैल्यू आ रही थी। ये लो, कोई एक रेडियस फिक्स ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक्साइटेड स्टेट का हिसाब माने, जो अल्फा पार्टिकल की थ्योरी थी, अगर वो हिसाब माने तो उसके हिसाब से तो फिर कुछ ही रेडियस आनी चाहिए जैसे अल्फा पार्टिकल की आ रही थी, पर कुछ ही क्यों नहीं आ रही, तो जरूर कोई तीसरा होगा जो काइनेटिक एनर्जी शेयर करता होगा। तो इस तरह से 3 सबूत पेश किए गए कि देखो ये ग्राफ कुछ कह रहा है जो आ रहा है, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम फेल हो रहा है, ये तो अब तक नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, देखो स्पिन का नया नया नियम निकला है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर फैसला हुआ कि पक्का ये तो सच ही बोलने लगता है, मान ही बैठते हैं। फिर उस दिन के बाद से मान लिया गया, अब साबित भी हो गया कि सब कुछ सच माना गया था। तो ये बात हम जानते हैं। तो जब जब न्यूट्रॉन टूटता है एंटी न्यूट्रिनो जन्म लेता है ना, जब जब न्यूट्रॉन टूटता है एंटी न्यूट्रिनो जन्म लेता है, और जब जब न्यूट्रॉन बनता है तो न्यूट्रिनो जन्म लेता है, न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो फ्री, न्यूट्रॉन के साथ
न्यूट्रिनो फ्री मिलता है। न्यूट्रॉन आएगा तो बगल में न्यूट्रिनो भी आएगा। तो इसके हिसाब से अब मास का और हिसाब बता देते हैं आपको यहां पर। अरे ये थोड़ा ऐसा लिखना पड़ेगा। इसका मास तो हो गया एम एक्स, इसका मास तो हो गया एम वाई माइनस एम ई, इसका एम ई, इसका मास हम 0 मानते हैं, पर ये लगभग 2012-13 के आसपास वैज्ञानिकों ने इसका वजन भी तोल लिया। वजन तोलने में इतने दिन से सोचा कि भाई वजन तुलाओ, तुला क्यों नहीं रहे? तो कि तुलाने वाले आप तोल के दिखाओ, ये पकड़ में नहीं आता था, तोलने तो कैसे तोले? फिर कुछ दिमाग वाले लोगों ने तोल के अभी अभी अच्छा एक कल परसों नोबेल प्राइज घोषित हुआ है, वो भी लाइट के बारे में, कि लाइट की एक पर्टिकुलर पल्स को सेपरेट किया जा सकता है जिससे हम और अच्छा देख पाएंगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। ऐसा वैज्ञानिकों ने कुछ करके दिखा दिया है कि ठीक है भाई, इनका भी दे दो नोबेल प्राइज, अब इसका यूज करेंगे हम। तो इसी साल का ही कोई नोबेल प्राइज बटा है, 3 लोगों ने, प्रोफेसर लोग हैं, उन्होंने आइडिया दिया कुछ कि ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे करो, फिर वो किया और वो हो गया। ठीक है, फिर तो बड़ा काम कर दिया आपने, फिर उसको दर्ज करवा दिया। तो ये डेल्टा एम का कैलकुलेशन आ रहा है, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई प्लस एम ई, तो ये आ गया एम एक्स माइनस एम वाई। तो एनर्जी डेल्टा ई डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब फिर लोगों ने कहा कि ये वाला तरीका तो गलत है, ये तो सही नहीं है, आप इससे तो गलत गड़बड़ हो रहा है। अब एक्स एटम जो है 3 में टूटेगा, बोले वाई बीटा एंटी न्यूट्रिनो, तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, P1 P2 P3 हो गया। ऐसा मेरा मानना है कि इस पे कभी एक सवाल आ सकता है, इन तीनों का मोमेंटम में से 2 का दे दें कि एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम क्या होगा। तो पहले वाले का मोमेंटम पता हो तो तीनों का मोमेंटम उसके बराबर होगा। ये अगर रेस्ट पे, तो हम ये कह सकते हैं कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर उस तरह से नहीं है जैसे अपन ने लिखा है। अब इसमें क्या है कि मोमेंटम की इक्वेशन में तो डॉटर को काउंट करेंगे, परंतु काइनेटिक एनर्जी के मामले में तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m। तो जिसका मास ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो डॉटर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा काफी भारी है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का होता है, और ये एंटी न्यूट्रिनो के अगेंस्ट तो और भी ज्यादा भारी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डॉटर की काइनेटिक एनर्जी लगभग नेग्लिजिबल होती है। तो काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल, और अल्फा लिख दिया, हाँ हाँ, अल्फा नाम आ रहा है, बीटा पार्टिकल, डॉटर और बेटा, बीटा है ना, बीटा पार्टिकल एंड डॉटर। तो डॉटर को कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा बीटा को ही मिलेगा। बीटा के बगल में एक और हल्का है, वो ले जा सकता है। अच्छा, इन दोनों में बात करेंगे तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन भारी पड़ता है और एंटी न्यूट्रिनो काफी हल्का पड़ता है। तो ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी उसको मिलनी चाहिए, यानी किसी घटनाक्रम में इसके पास सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी घटनाक्रम में इसके पास सारी काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम डेल्टा एम सी स्क्वायर, यहां तक वेरी करेगी। हम वैल्यू नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक इक्वेशन और चाहिए, कम पड़ रही है। रेंज बताएंगे। अगर हम संख्या के टर्म्स में काउंट करेंगे तो इसके पास में, जैसे मान लो कि डेल्टा एम सी स्क्वायर की वैल्यू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसे मान लीजिए 0 से लेके 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे को बीटा पार्टिकल जो मिले, हमने कोई डिके करवाया 1 लाख के अंदर, तो 1 लाख में से 50,000 से, या यूं कह लो 75,000 करीब, जिनकी एनर्जी होगी वो 2 से कम ही होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर के नहीं है। तो ज्यादा इन इसके चांसेस ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी ले जाने के। तो मैक्सिमम केस में 60-70,000 तो यही केस होंगे, 20-30,000 ज्यादा वाली एनर्जी उनके पास होगी। ऐसा अपन संख्या में एक थोड़ा सा अंदाजा मार सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली वेरीफाई होता है ऐसा। ठीक है, तो ये बीटा कौन सा डिके, ये क्या घंटी घड़ी सही है? नहीं, आपकी क्लास में गलत रहती घड़ी, सही हो गई। अच्छा ठीक है, फिर तो बीटा नेगेटिव डिके पे बात हो गई। अब हम बीटा पॉजिटिव डिके की बात करेंगे, जिसमें एक विशेष पार्टिकल की प्राप्ति हुई। इसने हमारे बहुत सारे विचारों को बदल दिया और इससे एक नई विचारधारा शुरू हो गई। फिलहाल हम अगली क्लास बात करेंगे। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हाई लेवल प्रॉब्लम करेंगे। कितनी है? कितनी हाई लेवल है भाई? 20 है ना? एक डीपीपी करो, 10 करो। ठीक है, 10 हाई लेवल, एक डीपीपी।